चलिए, सो देखिए, इशू ऑफ शेयर्स इज अ बिग चैप्टर, and if you know that parallelly we are doing partnership in another batch and they have finished the first chapter, so you are still in the midst of it. matlab I think that 60-70% is done. Two parts are left, maybe today and maybe the next day we shall finish issue of shares from my side, and then the practice and board questions and everything that needs to be made. But primarily agar aap agree kare, we have been doing a lot of sums. वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सम्स, जहाँ पर प्रो राटा, फोफीचर, री इशू, इन सब पे बातें हुई हैं. गोपाल के ऊपर एक पूरी क्लास थी, मैंने वीडियो का नाम भी देखिए जो शेयर किया आपके साथ, इशू ऑफ शेयर्स गोपाल क्लास. तो पूरा एक क्लास गोपाल पे ही लग गया था लगभग. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स किए हमने. देन वी डिड समथिंग नोन एज अदर देन कैश, एंड लास्ट मंडे आई कुडंट टेक द क्लास, आई वॉज वेरी लेट टू क्लास, सो वी डिडंट हैव द क्लास. So today we are having that class, Friday ना, sorry not Monday, Friday. तो आज जो आप करेंगे वो आपको एक चैप्टर में मदद नहीं करेगा, मल्टीपल चैप्टर्स में मदद करेगा. सो देयर इज़ अ पोर्शन ऑफ अ बैलेंस शीट. सो यू हैव प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट इन क्लास 11, है ना. बट दैट बैलेंस शीट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर सोल प्रोप्राइटर्स. द सेम बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टनरशिप. So once we shift to partnership after completing company, we will go back to the horizontal balance sheet. मतलब left hand side liability, right hand side asset, capital, creditor, bills payable, loan, etc. And asset side में इधर land and building, plant and machinery, furniture, debtor, cash, bank, etc. Once you become a company, you are governed by an act called Companies Act 2013. अब Companies Act 1956 पहले था. 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया, और कंपनीज एक्ट को अमेंड करके हमने एक नया कंपनीज एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013. अब कंपनीज एक्ट 13 में मल्टीपल सेक्शंस हैं और बहुत सारे शेड्यूल्स हैं. उसमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 3. जो शेड्यूल 3 हैं उनके दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 जो बात करता है वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग क्लास 11 में ट्रेडिंग पीएल बोला करते थे. उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है इन्होंने बोला देखो आप पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, अपने हिसाब से बनाओ, हमको दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप कंपनी बन जाते हो, स्पेशली पब्लिक कंपनी बन जाते हो, पब्लिक लिमिटेड बन जाते हो, तो आपके अकाउंट्स इस प्रकार से प्रिपेयर होने चाहिए जहां सबको समझ में आए, और आपको हमारे अनुसार ही आपको सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. नहीं तो विंडो ड्रेसिंग, छुपाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और हो सकता है कि आप डिसीव कर दे. क्यों? क्योंकि पब्लिक उस इंफॉर्मेशन से देखकर इन्वेस्टमेंट करता है. आज वारिजा वांट्स टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, फंडामेंटली शी शुड लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस, एंड इफ शी डजंट अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, दे हैव प्रिपेयर्ड इट दैट ओन विम्स एंड फैंसीज, देन इट विल नॉट बी अ मतलब कैलकुलेटेड डिसीजन ऑन हर पार्ट, है ना. It'll be like a deceiving part. तो शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में इन्होंने एक फॉर्मेट बता दिया. बोला देखो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहले ये समझ लो, ये फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये मिनिमम है. इसके ऊपर और डिस्क्लोजर अगर आप दोगे तो और अच्छा, पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. तो एक बार के लिए मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा हूँ, और हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, वो हम लोग आज उस पर बात करेंगे. सो भव्या, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव अ लाइबिलिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट्स ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ मैम दैट वाज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. व्हाई? बिकॉज लाइबिलिटी हॉरिजॉन्टल है एसेट के साथ. नाउ यू प्रिपेयर समथिंग नोन एज अ वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल बैलेंस शीट का मतलब सानवी, हमारा जो लाइबिलिटी और एसेट का साइड होगा वो पहले लाइबिलिटीज आएंगी, उसके नीचे एसेट्स आएंगे. तो मतलब इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी एसेट वी विल हैव लाइबिलिटी एसेट. एक ही पन्ना रहेगा, पर लेफ्ट राइट ना होके ऊपर नीचे एसेट लाइबिलिटी को डिपिक्ट किया जाएगा. थोड़े नाम बदल जाएंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन बदल जाएगा, पर फंडामेंटली याद रखिए सब कुछ सेम है ना. गाड़ी गाड़ी होती है, चाहे आप उसको मैबैक हो या मारुति 800. अब डिफरेंस क्या है? प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है. वो थोड़े एडवांस्ड गाड़ियाँ हैं और ये थोड़ा सा बेसिक गाड़ी है. तो बैलेंस शीट जब छोटी बिजनेस में हो तो छोटी बैलेंस शीट बनाओ, पर पब्लिक लिमिटेड बन गए हो
तो शेड्यूल 3 के अनुसार बनाओ। तो शेड्यूल 3 के अनुसार में हमारा जो लाइबिलिटी साइड है उसका नाम बदल गया है, अब से उसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब सिर्फ उसको इक्विटी नहीं बोलते हम लोग, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। तो मतलब ये आपका लाइबिलिटी साइड का नाम है। सबसे पहले क्या आता था 4वीं लाइबिलिटी साइड में? कैपिटल। इसका नाम बदल जाएगा मैम, यहाँ पे नाम बदलेगा शेयर होल्डर्स फंड, मालिक का पैसा। फर्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स मनी। एंड जस्ट want to draw your attention वत्सल, C+L नीचे आ जाएगा A, C+L इज इक्वल टू A। कैपिटल को अब इक्विटी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी है और एसेट एसेट है, ठीक। जहाँ कैपिटल था अब कंपनी बन जाने पर आपका शेयर होल्डर्स फंड नाम हो जाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट कैपिटल, जिसका पहला पोर्शन इज शेयर कैपिटल। यहाँ पे आपने जितने भी सवाल बनाए हैं इशू ऑफ शेयर्स रिलेटेड, ये सारी चीज़ें अमाउंट उधर चली जाती हैं। तो बैलेंस शीट मतलब आपको एक सवाल दिया जाएगा, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ इतना, राजू गजोधर पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये फॉर फ्यूचर री इशू कैपिटल रिजर्व, प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आपको ये बताना होगा कि बैलेंस शीट में आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे। तो सवाल मार्क्स किस पर है? बैलेंस शीट पर है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानना पहले ज़रूरी है। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल भी जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जाएगा। पूरा मार्क्स मैम इसके नोट बनाने पर ही है। मतलब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप में से कितने लोगों के पैसे नहीं आए हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड है, कितने लोगों ने पूरे पैसे दे दिए हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना किया था, आपका इशूड शेयर कैपिटल कितना था, आपने कुछ शेयर क्या ऐसे जब्त किए जो री इशू नहीं हुए, क्या कुछ बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर में अभी भी बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप शेयर कैपिटल के नोट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के मुंह को गंदा नहीं करेंगे। जैसे क्लास 11 में कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस आईओडी करते थे, यहाँ बैलेंस शीट के फेस को आप गंदा नहीं करेंगे, चलेगा। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरा ना पर्सनल मानना है कि बिजनेस में दो प्रकार का कैपिटल होता है, एक लगाया हुआ और एक कमाया हुआ। जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लेते हैं, ओनरशिप देख लेते हैं और पैसा लेते हैं या एसेट लेते हैं, वो ना लगाया हुआ पैसा है। जो आप कैपिटल लिखते थे क्लास 11 में वो कमाया हुआ था, लगाया हुआ था, और जो आप ऐड नेट प्रॉफिट करके कैपिटल बढ़ा देते थे वो कमाया हुआ कैपिटल है, अर्न्ड कैपिटल है। ये लोग बोल रहे हैं कि देख भाई ओरिजिनल कैपिटल अलग रख, कमाया हुआ कैपिटल अलग रख। तो कोई भी प्रॉफिट अगर आप कमाए हैं, मान लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का, तो आप उसको शेयर कैपिटल में नहीं लेके जाएंगे, आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। अगर आपने कभी SF to CR की एंट्री में कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया है तो आपका एक गेन आया है, तो आप उसको कैपिटल में कुछ नहीं लिखेंगे, आप उसको कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में लेकर जाएंगे। अगर आपने कभी जनरल रिजर्व बनाया है, अगर आपने कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया है, अगर आपने कोई भी रिजर्व क्रिएट किया है, तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डिपिक्ट करेंगे। इसी का तीसरा पॉइंट जो हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में उतना है नहीं, पर फॉर्मेट पढ़ाते समय मेरा लिमिटेशन ये है कि मैं नहीं बता सकता कि ये ना स्कोप में नहीं है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट चाहे आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में हो या ना हो, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट इंटरनेट में अवेलेबल है। अब जब वो इंटरनेट में अवेलेबल है तब आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो आपको मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने शेड्यूल 3 बना के दिया है। अब आपके स्कोप में नहीं है, उससे आप शेड्यूल नहीं बदल मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे फॉर्मेट। तो यहाँ पर आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये फर्स्ट हेडिंग है, बात समझिए। फर्स्ट हेडिंग के अंकुश 3 पार्ट है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या जाएगा, इक्विटी भी जाएगा, प्रेफरेंस भी जाएगा। अब अगर इक्विटी में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है,
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितना है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कितना है, कॉल इन अरियर कितना है। बोल रहा है भाई यहाँ पे नोट नंबर 1 बनाओ, वो आज सीखना है। मेन लड़ाई नोट पे है। मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट चैप्टर इज सेपरेट, इट्स कॉल्ड शेड्यूल 3। वो अलग चैप्टर है आपके बुक 2 का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीबीएसई के आपको एक बुक चैप्टर मिलेगा शेड्यूल 3, और कुछ आईएससी बुक्स में आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर के नाम पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, वो चैप्टर ही अलग है। हाँ, इधर कुछ नहीं सर, फेस ऑफ द बैलेंस शीट एकदम स्वच्छ साफ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, लिखेगा तो बढ़िया लगता है। जैसे कैपिटल लिखने में या लाइबिलिटी लिखते थे ऊपर, याद कर लाइबिलिटी साइड में, तो कैपिटल में लिख देते थे, कोई मैंडेटरी नहीं है। सेकंड पॉइंट भी आपके स्कोप में देखिए नहीं है, पर फॉर्मेट का पार्ट है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ, पर भाई मैं बोल रहा था ना मैम, ये दोनों जो चीज़ है ना, ये आपका क्लास 11-12 के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब ये रेलेवेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फॉर्मेट बदल देंगे, तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ही आपको, पर ये आते नहीं एग्जाम्स में। ये जो 2 आइटम हैं ये आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, पर आप एक बार समझो इनका मतलब क्या है। ये क्या है सौरा, कई बार जब फिजिकल कागज में शेयर होते थे ना, आप तो जानते होंगे कि अब जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। शेयर्स आर इन डीमैट फॉर्म। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटीरियलाइज्ड, मतलब इन योर डीमैट अकाउंट, मतलब आपका एक डिपॉजिटरी अकाउंट बनाया जाएगा और वहाँ पे आपके सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, पर पहले होती थी। और जब पहले होती थी तो हम लोग कभी कभी शेयर होल्डर्स को शेयर ना देकर एक शेयर वारंट दे देते थे कि सर ये लो, आप शेयर लेकर आना, शेयर वारंट लेकर आना, हम आपको उसके बदले शेयर दे देंगे बाद में। अभी हमको इशू करने का इच्छा नहीं है, पर हम आपको शेयर देंगे, तो आप शेयर वारंट लेके आना, हम आपको शेयर दे देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये शेयर कैपिटल में अभी तक गया नहीं है, नहीं तो हम मालिक बना देते उसको। अभी तक मैंने अलॉट किया नहीं है, पर अलॉट करूंगा ये निश्चित है, इसीलिए वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही जा रहा है। पर ना वो कमाया हुआ पैसा है, ना वो लगाया हुआ पैसा है, अभी वो कैपिटल तो है पर बना नहीं है। ये आप आराम से जानते हैं जब आप पढ़े हैं। शेयर एप्लीकेशन करते समय आपको कुछ पैसा एडजस्ट करना पड़ता है ना। एक सेकेंड, सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलना, नहीं, बोलना। तो हम तेरा पापा से आज बात करा देगा। कितना लोग चाहिए तेरे को? ठीक है, I'll make you speak to dad once. Of course, हाँ, श्योर। तो एप्लीकेशन मनी आप रिसीव किए हैं, कभी कभी आप उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं सेकेंड एंट्री में। प्रियम, क्या ये संभव है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है पर अलॉटमेंट की डेट अभी तक आई नहीं है? यू हैव एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन मनी, adjusted towards allotment, but you haven't asked allotment yet. Is it possible the second entry has been done and the third entry will be done after 6-8 months? मतलब the due entry of allotment will happen later. Now understand the word share application money pending allotment. अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है और एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करके एडजस्ट कर चुके हैं, तो अलॉटमेंट होगा तब मालिक बनेगा। अभी तक तो हम शेयर ही नहीं अलॉट किए हैं। तो बच्चा बोलता है कि भैया ये शेयर होल्डर्स फंड का भी पार्ट नहीं है। नहीं, अभी तक शेयर ही नहीं दिए हम इसको। जब तक हम मांगेंगे नहीं, एप्लीकेशन का एक्सेप्ट कर चुके हैं, आई एग्री, पर जो अलॉटमेंट के प्रति पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और मैंने अलॉटमेंट मांगा ही नहीं है, तो मैंने जब तक मालिक बनाया ही नहीं है, उसको शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल किया ही नहीं है, तो मैं उसको ओनर की कैटेगरी में नहीं डाल पाऊंगा। समझ पा रहे हैं? तीसरा हेडिंग जो हम लोग को लग सकता है वो है नॉन करेंट लाइबिलिटी।
नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये कहाँ काम आएगा? मान लीजिए कि आप कोई डिवेंचर इशू करते हैं, मान लीजिए कि आप बैंक लोन लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई पब्लिक डिपॉजिट इशू करते हैं, लंबा लोन लेने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला जाता है। तो बोल रहा है कि बैंक लोन है, सिक्योर्ड लोन है, मॉर्गेज लोन है, डिवेंचर है, अलग अलग नहीं दिखाना है। नोट नंबर 4 बनाओ या नोट नंबर 5 बनाओ, नोट नंबर 2 बनाओ और उसमें दिखाओ क्या क्या ब्रेकअप है। बैलेंस शीट के चेहरे पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिसको जो डिटेल देखना है नोट्स पढ़ जाओ। बैलेंस शीट एक पन्ना का बनेगा। अब रिलायंस जैसा कंपनी का अगर एक पन्ना का बैलेंस शीट बनेगा तो एनेक्स्चर्स इमेजिन करिए कितने सारे होंगे। समझ पा रहे हैं? तो नोट्स ही बनाना है इस चैप्टर में मेजरली। चलेगा? इसका डी वाला पार्ट वही सौरा जो बोली आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपका काम है फॉर्मेट सीखना, तो फॉर्मेट सीखो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तारा दे दे रहा हूं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये है ही नहीं आपके सिलेबस में। आपको डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं है। सेकेंड लास्ट सॉरी, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कोई ऐसी लाइबिलिटी सोचकर देखिए, लंबी चौड़ी, बहुत सालों बाद चुकानी है, पर सर लोन नहीं है। मतलब मान लो सौरा आके ना बोली कि भैया देखिए ये लीजिए 1000 रुपया, मेरा बेटा आपसे या बेटी आपसे पढ़ने आएगा जब भी 10, 15, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी, तो आप ये पैसा रख लो। क्या मैंने लोन लिया है? क्या ये मेरा बोरोइंग है? पर ये मेरा लाइबिलिटी तो है, पर ये मैं कहाँ डालूँ? शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में? 30 साल बाद वापस होगा, तो लॉन्ग टर्म पर हेडिंग क्या रखूँगा? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। और अगर मैंने कोई प्रोविज़न बनाया है, लंबा चौड़ा प्रोविज़न, उसको मैं डालूंगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। भैया ये करना जरूरी है। ये एक चैप्टर शेड्यूल 3, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, उसमें काम आएगा। एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसमें काम आएगा। एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें काम आएगा। बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, उसमें काम आएगा। बैलेंस शीट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, उसमें काम आएगा। तो आप जब भी मेरे साथ कभी बैलेंस शीट करेंगे, मैं आपको हर बार ये रिपीट कराऊंगा। हर बार जब भी हम कंपैरेटिव कॉमन साइज वापस करेंगे, मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको। ये आपका पहला काम घर जाकर या अभी ये होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट आपको रट जाए विथ फॉर्मेट। माहित मतलब ये समझने की कोशिश करिए, सर ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता, ये ऑर्डर मेंटेन करना होगा। हाँ, सवाल में ये नहीं है, नहीं लिखेंगे, जो है बस वही लिखेंगे। समझ पा रहे? लास्ट लाइबिलिटी साइड का हेडिंग आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को जो हम लोग लिखेंगे, सॉरी, एस्टॉस के नाम पे लिखेंगे। पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। Varija, if you take a loan to be repaid after 10 years, where would you put that? Long term borrowing. But if you're taking a bank overdraft, where did you classify that? Short term borrowing. T stands for trade payable. ट्रेड पेबल में प्राची ना मात्र दो ही चीज जाएगा प्राची, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। दो ही ऐसी लाइबिलिटी हैं जो गुड से रिलेटेड हो सकती हैं। ट्रेड मतलब जो काम करते हो, काम करने के लिए क्या खरीदते हो? गुड्स। गुड्स के लिए जो पैसा देना बाकी है वो करंट लाइबिलिटी अंडर ट्रेड पेबल जाएगी। तो खाली दो ही होते थे चिरांशु, अगर याद हो, क्रेडिटर और बीपी। फिर है आपका अदर करंट लाइबिलिटी। डू यू रिमेंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्री रिसीव्ड इनकम, दे वर ऑल्सो लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में ऐड करते थे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखते थे। अभी तो आप बैलेंस शीट में कहीं लिखना होगा ना उसको, तो कहाँ हेडिंग में जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। बच्चल एक बड़ा आइटम बताइए जो कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के लिए अदर करंट लाइबिलिटी में जाए। जैसे देखिए मैं 2-3 शब्द बोलता हूँ, आप बताओ कौन सा कहाँ जाएगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम,
रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कॉल्स इन एडवांस, एसेट कैसी है, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। आप समझ पा रहे हो मैं आपको बैलेंस शीट क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको एक सम देगा, नॉर्मल सा सम, कुछ नया सम नहीं है, आज कुछ नया नहीं सीखेंगे। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं ना लास्ट में कराता हूँ बैलेंस शीट। आप स्कूल जाएंगे पहला काम बैलेंस शीट, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस शीट तो तब बेटर है अगर आप जानते हैं कि बैंक टू शेयर एफ टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपी करने के बाद, नाउ यू नो व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आप जब भी नेक्स्ट अकाउंट्स क्लास के लिए आएंगे, इंक्लूडिंग आदित्य एंड ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देवांशी, यशवी, आई विल बी टेकिंग यू अ वाइवा। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये लर्न नहीं करके आएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और नॉट इन इशू ऑफ शेयर्स, मैं बोल रहा हूँ कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, 6 चैप्टर में लगेगा, तो ये रटना होगा। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, मेरे को भी नहीं आता। सी आई एम वेरी बैड विद मगिंग अप। तो मेरे को जब ये पहली बार दिया गया मैं तो बहुत परेशान हुआ था, तो मैं बोला कुछ तो जुगाड़ बैठाना होगा जहाँ पे मतलब लर्न हो जाए। तो हम आपको बताते हैं हम कैसे लर्न किए थे, जज मत करिएगा। हाउ वुड यू लर्न लाइबिलिटी साइड ऑफ द शेड्यूल 3 बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज इन एक्रोनिम फॉर्म? ठीक, सबसे पहला शर्लिन चोपड़ा, एक्ट्रेस है, राखी सावंत, एक्ट्रेस है। अब राखी सावंत के साथ एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि मीका उनको थप्पड़ मार दी, मतलब मीका को थप्पड़ मार दी थी, जानते हैं? सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। मीका रिसीव्ड अ स्लैप वैक। ठीक, ये हैं एमपी बिरला की बहुत रिस्पेक्टेड मैम है, शोम्पा मैम। ये देखिए रेलेवेंट आपके लिए लॉल है, LOL, और ये एस्टॉस। तो कैसे करेंगे? शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, मीका रिसीव्ड अ स्लैप वैक, शोम्पा मैम, फिर आ जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉल और करेंट लाइबिलिटी एस्टॉस। क्लियर है? SC शर्लिन चोपड़ा, SC शेयर कैपिटल, RS राखी सावंत रिजर्व एंड सरप्लस, SHAMPA शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहीं, अब देखो ये क्लियर करना होगा कि राखी सावंत से देखो रिजर्व एंड सरप्लस ही याद आ रहा है और कुछ नहीं। नहीं भैया मेरे थॉट्स कहीं और चले जा रहे हैं, तब प्रॉब्लम है तुम में। राखी सावंत से तुमको रिजर्व एंड सरप्लस ही याद आना चाहिए, है ना? सो देखिए आप कैसे भी लर्न करिए, वो आपके ऊपर है। मेरे को दिक्कत होती थी याद रखने में, तो मेरे को ऑर्डर चाहिए कि जो मैं याद रख पाऊँ। जैसे एसेट साइड्स को याद करने के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है, PICI NDLO। प्यारी ईशा तुम इतनी कूल नहीं देख लेता ओबामा। कोई लॉजिक नहीं है देखो याद करने का, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब आप किस प्रकार से लर्न करते हैं देखिए, वो आपका हेडेक है। भैया आई डोंट वांट दैट नॉनसेंस, आई कैन डायरेक्टली लर्न फ्रॉम दिस, परफेक्ट। भैया आई डोंट फॉलो द कि किसके बाद क्या आएगा, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मेरे को ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर याद रखने के लिए आप अपना एक्रोनिम बना लो, पर याद आपको ये ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमारी आज की लड़ाई इससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से, ऑब्वियसली इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, क्योंकि 2 रिजर्व्स हम लोग डील करते हैं जब हम इशू ऑफ शेयर्स डील करते हैं। तो इसमें भी नोट बनाना पड़ेगा एकदम सर। एक चीज़ और लगेगा हम लोगों को, वो होगा आपका अदर करेंट लाइबिलिटी विच इज कॉल्ड इन एडवांस। बाकी कोई भी चीज़ इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड नहीं है। ये आपको लगेगा जब आप डिवेंचर पढ़ोगे। कहाँ डालेंगे बताइए करेंट लाइबिलिटी में? व्हाट इज नॉर्मल? यू हैव 4 हेड्स ऑफ करेंट लाइबिलिटी। आर यू टेकिंग अ लोन? हैव यू बोरोड मनी?
इज इट अ क्रेडिटर बिल पेएबल, इज इट अ प्रोविजन? जिसका कोई नहीं होता उसका अदर करेंट लायबिलिटी होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। बोल रहा है ये रेसिडुअल सेक्शन है। जब आप कोई चीज़ को कहीं नहीं डाल पाए, लायबिलिटी छोटी हो, तो अदर करेंट लायबिलिटी में डाल दीजिए। अगर लंबी चौड़ी लायबिलिटी हो तो फिर आप उसको अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मार्क्स जनरली देखिए मिलेगा आपको क्योंकि आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे या थोड़ा बहुत रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरा क्लास अभी जो है वो आपके लिए खाली शेयर कैपिटल के लिए ही होगा। तो शेयर कैपिटल का नोट बनाना है आपको, लिखिए शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। सौरभ 5 मिनट बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कितने प्रकार के शेयर कैपिटल होते हैं? वेरी गुड। एक हुआ इशूड। इशूड का मतलब प्राची, कंपनी कितना, प्राची तो कंपनी कितना इन्विटेशंस इशू कर रहा है। जैसे हर सवाल के बिगिनिंग में ये मेंशन्ड होता है, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ इतना। ये होता है आपका इशूड शेयर कैपिटल। मैम उससे भी पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपनी की औकात क्या है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, मतलब नॉमिनल शेयर कैपिटल, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी हाउ मच शेयर्स कैन दे इशू, हाउ मच आर दे अलाउड टू इशू। तो मैंने लास्ट भी बताया था, प्रियम बोला था नहीं हम तो नहीं पढ़े ऐसा। देयर यूज्ड टू बी अ कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पढ़े थे सॉरी। तो कैपिटल क्लॉज अगर आपने देखा होगा उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है ये कंपनी जितने के लिए ऑथोराइज्ड है ओवर द ईयर। तो भव्या एक बच्चा बहुत अच्छा सवाल पूछा, भैया कुछ भी लिख देते, ये अमाउंट रेलेवेंट क्यों है? देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल पे डिपेंडेंट है। तो हाय ना में जवाब दीजिए, ये रैंडम नंबर नहीं हो सकता है। दिस हैज़ टू बी अ वेल प्लान्ड थॉट ऑफ नंबर फॉर 2 रीजन्स। नंबर 1, you will end up paying फालतू का extra registration charges, and secondly if you do a lower amount, this thing is very difficult to change. Why? Because it's not only just changing your authorized share capital, you're changing your memorandum of association. You are getting permission from SEBI, you have to take permission from Companies Act, you have to take permission from a lot of people. Even the central government has to approve, only then you can change your authorized share capital. Is it possible? Yes, but it is very 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 मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म समझते हैं? ब्यूरोक्रेसी है, मतलब बहुत बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर सकते हैं। इट्स लाइक यू सिलेक्टिंग अ स्कूल। आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर और स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी रैंडम चीज़ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कूल बदलना इतना आसान, तो पर बदलते तो हैं ही हैं लोग, पर आसान काम नहीं है ना? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी उस प्रकार का है। ये सवाल में मेंशन्ड हो या ना हो, ये आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। भैया कैसे, हमको तो पता ही नहीं है। XXX नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹XX ईच। अगर ये सवाल में लिख दिया है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर अगर ये सवाल में नहीं दिया है तो आप डैश 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 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ डैश डैश ईच भी लिख के आएंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपीज टोटल वैल्यू 10 डिफाइंड होता है सर सारा शेयर का। प्रेफरेंस का 100 है डिफॉल्ट और इक्विटी का 10। अब अगर कोई कंपनी जैसे रिलायंस स्टॉक को स्प्लिट कर दे, ओवर द ईयर्स रिलायंस ने स्टॉक को स्प्लिट किया। स्प्लिट मतलब समझते हैं, अगर आपके पास 10 है तो आपके पास अब 100 हो गए, पर उसकी फेस वैल्यू अब ₹1 हो, तो मैटर कुछ नहीं करेगा आपको, आपके पास वैल्यू ऑफ शेयर्स उतने ही हैं अमाउंट में, बट इट्स जस्ट दैट योर नंबर ऑफ शेयर्स आर हायर। नाउ यू वुड आस्क व्हाई अ कंपनी वुड डू दैट, सो दैट इट बिकम्स इजीली ट्रेडेबल अमंग द पीपल। तो मार्केट वैल्यू भी फिर डिवाइड बाई 10 हो जाती है। आज 3000 पे ट्रेड कर रहा है रिलायंस, एक आदमी को मिनिमम 3000 रुपये चाहिए एक शेयर लेने के लिए। लेकिन अगर रिलायंस चाहता है कि गांव-गांव का आदमी भी रिलायंस का शेयर खरीदे, तो उसको क्या करना चाहिए? स्प्लिट कर देना चाहिए। तो 10 रुपये का अगर शेयर है उसको ₹1 का कर दो, मतलब 3000 को 300 रुपये पे ले आओ। पर बात एक ही हुआ, 300 पे 10 कि 3000 पे 1, पॉइंट तो सेम है। ओनरशिप तो आपका इक्विवेलेंट ही रहा 3000 का। दैट इज द आइडिया ऑफ डूइंग अ स्टॉक स्प्लिट।
लोग करते हैं। दोनों अलग अलग है। हाँ, अगर रहा सवाल में, देख जनरली जितना भी सवाल है बुक में खोज, प्रेफरेंस का सम अलग से हार्डली है, हार्डली, मतलब मैक्सिमम एक आध होगा। पर अगर रहा, आप एकदम करेक्ट ऑब्जर्व किए हैं, अगर रहा तो इक्विटी अलग दिखाएंगे, प्रेफरेंस अलग दिखाएंगे, तो 2 बार लिखेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश 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 एट द रेट ऑफ डैश ईच, प्रेफरेंस शेयर डैश 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 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश डैश ईच। पर 99% सम वत्सल, आई प्रॉमिस यू, आप देख सकते हैं सिर्फ इक्विटी पे ही है। अब तो बनाए हैं काफ़ी सम, मेरे साथ ही बनाए हैं, घर पे भी बना ही रहे होंगे आई प्रिज्यूम, पर का मोस्ट सम जो है वो इक्विटी के हिसाब से ही आते हैं। क्लियर है? फिर आता है इशूड शेयर कैपिटल। ये सवाल में मेंशन्ड होता है, हाँ या ना। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेंट्स ऑफ इतना, द कंपनी इशूड एट इतना, तो ये आपके इशू है, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग द पब्लिक टू बाय फ्रॉम। सो डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स दिया होगा तो लिख देना, दिया तो होगा ही, ऐसा सम ही नहीं बन सकता जिसमें ये ना हो। यस और नो? मैम बी वेरी केयरफुल, दीज 2 अमाउंट्स आर मियर डिस्क्लोजर्स। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। रिमेंबर विदिशा, मैं आपको बोला था अमाउंट यहां पर जो शेयर कैपिटल का जाएगा वो नोट से आएगा, ये नोट, यही नोट आप बना रहे हैं मैम, इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों का अमाउंट कुछ भी आए, ये बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता है, ये डिस्क्लोजर है कि देख भाई ये औकात है, इतना इशू किए हैं, इसके बाद बताता हूं कितना आया कितना नहीं आया। ये दोनों का कोई रेलेवेंस बैलेंस शीट पर नहीं है, दे आर मियर डिस्क्लोजर्स, disclosures to users of financial statements that we have not exceeded the issued share capital, the issued share capital has not exceeded our maximum limit। ऑथोराइज को पार नहीं किया गया, ना ऑथोराइज का वैल्यू बैलेंस शीट में जाता है और ना इशूड का। बोर्ड 2018 का एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीएसई का 99 आउट ऑफ 100 फ्रॉम योर स्कूल यामिनी चेतानी, हमको याद है बच्ची, 99 इन अकाउंट्स 100 इन इको। एक गलती था उसका, ऑप्शन में था ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड ऑथोराइज नॉमिनल और ऑल ऑफ द अबव। उसको क्लिक नहीं किया, क्या किया, वो एक ही टिक मार के आई, उसको याद नहीं रहा कि तीनों एक ही के नाम है। तो आप जब लिखेंगे तो रजिस्टर्ड भी लिख सकते हैं, नॉमिनल भी लिख सकते हैं, ऑथोराइज्ड भी लिख सकते हैं। बेटर वर्ड ऑथोराइज्ड है, मोर एक्सेप्टेबल वर्ड ऑथोराइज्ड है। इशूड पे आते हैं, अब 2 भाग करना है। भव्या टेल मी आउट ऑफ 10, है ना, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं कल प्राची से भी बात कर रहा था। प्राची तो एक प्राची एक यशवी, इन दोनों में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। भव्या मैं हर बच्चे से पूछ रहा हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स को जर्नल एंट्रीज के पर्सपेक्टिव से विथ प्रोराटा फॉर फीचर री इशू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर को अपने आप को 10 में रेट करो। कारण बहुत सिंपल सा है, द मोमेंट यू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 ना, यू रियलाइज वेर यू आर, देयर इज नो डिनायल मोड। हाँ मेरा हो रहा है, वो वाला चीज़ चला जाता है। लाइक शी वॉज वेरी ऑनेस्ट व्हेन शी टेक्सटेड मी, आई हैव सीन ऑल रिकॉर्डिंग्स, आई हैव डन ऑल द क्लासेस दैट यू हैड टोल्ड मी टू, प्रो राटा इज स्टिल गिविंग मी डिफिकल्टी, विच इज़ वेरी वैलिड मैम। 99% बच्चों को प्रो राटा विथ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में दिक्कत है, आज नहीं मार्च तक होगी। मार्च महीने में भी बोर्ड देने जाने से पहले भी आपको डर लगेगा कि भाई प्रो राटा फॉरफीचर के साथ मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। कारण बहुत सिंपल सा है, समझ समझ के हर चीज़ हर बार अलग आंसर आता है। इसका आंसर हमेशा ये होगा, इशू ऑफ शेयर्स में संभव नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है और आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आप मतलब इसको एक ही तरीका है करने का, जैसे आई वॉन्टेड यू टू कम बिफोर आई सेड दिस, देयर इज ओनली वन वे टू मास्टर इशू ऑफ शेयर्स, स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1, नॉट अनसॉल्व्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बैलेंस शीट उलेंस शीट को स्किप कर देना और चले जाना नंबर 1 इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना, चेक करना राइट है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2 देखना, सॉल्व करना, चेक करना, अरे ये गलती है, क्यों गलती है, सोल्यूशन है, ओ ये गलती हुआ मेरा, वो गलती लिख देना। आई डिड नॉट कंसिडर प्रीमियम, आई डिड नॉट फॉरगेट प्रीमियम व्हेन फॉरफिटेड। अपना गलती लिखने लगो, हाईलाइट करने लग जाओ अपना गलती, गलती छूट जाएगा।
रिपीट नहीं होगा ना, आपको रियलाइज होगा कि आप गलती बार बार कर रहे हो, वो हर बार नहीं होगा। तो आउट ऑफ 10 भव्या, द रीजन दैट आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन, हाउ मच वुड यू रेट योर सेल्फ इन इश्यू ऑफ शेयर्स राइट नाउ विद आवर करेंट, जितना अभी तक हुआ है? 7, 8। झूठ नहीं बोलो, अपने आप से सच बोलो, दुनिया को झूठ बोलो। कोई आए ना बोला हाँ अव्वल नंबर झूठा है, पर एक जन से झूठ नहीं बोलना योर सेल्फ, बाकी सबसे झूठ बोलो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई खाना देने आता है तुमको, you have to be only true to yourself, that is the only person you need to be true to. 5, 9, Ankush, that number has to go to 10. Now how you do that is a fight. People who are above 7, conservatively, that is just a little bit of fear. If you are saying 7, you are actually above 7. It's just that you have made mistakes in the past of doing sums incorrectly, so you are saying that मेरे से गलती होती है इसलिए 7 है. Anybody above 8 is actually 10. अगर आप 8 बोल रहे हो ना तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो. बस 7 नंबर वाले जो हैं उनको 10 में लाना है, 5 वालों को पहले 7 पर आना है, 5 से 10 नहीं जाना है. पहले धीरे 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 5 से 7 पर लाओ कॉन्फिडेंस, फिर 7 से 10 बहुत छोटा जर्नी है. समझ पा रहे हैं? तो भैया आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे को आपसे एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए अगली चीज़ पढ़ाने के लिए. 2 प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं. एक शेयर होल्डर्स जिनसे हमको जितना मांगा गया उतना पैसा मिल गया. 2 ही होते हैं यार, और इसमें इतना ज्ञान देने का नीड ही नहीं है. पता है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स. someone that will not pay any money after this and someone who will still pay money. 2 प्रकार के शेयर होल्डर समझो. वंशिका, हु एम आई रेफरिंग टू दैट इन लोगों से अब और पैसा नहीं आएगा? एम आई रेफरिंग टू पीपल आई कॉल्ड मनी फ्रॉम एंड रिसीव्ड एवरीथिंग और नॉट रिसीव्ड एवरीथिंग? नॉट रिसीव्ड एवरीथिंग. सो देयर कैटेगरी इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसके 2 हिस्से हैं, मात्र 2 हिस्से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. युग, सुनकर क्या लग रहा है यहां कौन जाएंगे, डिफॉल्टर की नॉन डिफॉल्टर्स? नॉन डिफॉल्टर्स. इमेजिन ना भवे, एक बार इमेजिन करो, एक सम में मेंटली सोचो. 1 लाख शेयर होल्डर्स, नो नॉनसेंस ऑफ प्रोराटा फट नथिंग, बेसिक सम. 1 लाख शेयर होल्डर्स. Suhani, a shareholder holding 10,000 shares, has not paid allotment, first call, final call. Shares have not been forfeited, will be forfeited later. Out of 1 lakh, how many people have paid all their money? So 90,000 at the rate of 10 is subscribed and fully paid. जिन लोगों का कोई डिफॉल्ट नहीं है, जिन लोगों से कोई पैसा नहीं आने का बाकी है, वो सब्सक्राइब्ड है और फुल्ली पेड है. ये और पैसा नहीं देंगे, आजीवन में कभी पैसा नहीं देंगे. जितना इनको देना था ये दे चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू बी गेटिंग अ सिंगल फार्दिन ऑफ मनी फ्रॉम देम, नॉट बिकॉज दैट आई कांट एक्सपेक्ट मनी, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग. I have asked money from them and they have given me money. So when they have given me money, why will they pay more than 10 rupees? So can I put them under the category of subscribed and fully paid? अपने इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, मराठी, मारवाड़ी, कोई भी भाषा में बताओ यहाँ कौन जाते हैं? जो फुल पैसा दे चुके हैं. एक सेकेंड योग, हाँ, बिकॉज देर इज अ कैच टू दिस. Will you still put people in this category if I have only asked 6 rupees from them and they have paid 6 rupees? No. The category of people means fully paid. जब आप पूरा मांगे ही नहीं हो तो मतलब वो कंपनीज एक्ट बोलता है तुम कॉल कर ना कर, सिंपल बात. क्या इस आदमी से और पैसा आने का बात है तो वो फुल्ली पेड नहीं है. यहां कौन जाएगा? पूरा मांगे, पूरा मिला. अगर आधा मांगे हो ना और पूरा भी मिल गया है, वो फुल्ली पेड नहीं है. फॉर इट टू बी फुल्ली पेड, इट हैज टू बी फर्स्ट फुल्ली कॉल्ड. पूरा बिना मांगे नहीं बोल सकते पूरा पैसा दे दिए. मैं अगर मांगा ही नहीं आपसे मे का पैसा,
आप नहीं बोल सकते भैया कि मैंने तो मे के पैसे दे दिए. I have not asked money for me. For this category people, please understand Companies Act is not distinguished between 8 called up, 6 called up, 5 called up, 4 called up, 10 called up, 100 called. बोला भाड़ में जाओ तुम लोग. अगर इनसे और पैसा आने का नहीं है, they have exhausted the money, they have given up everything. दे दिया ना सारा पैसा, तुम पूरा मांगे तुमको पूरा मिला. Subscribed and fully paid. Absolutely sir. हाँ, पर सवाल में तो सर आता ही है ना. प्लीज समझिए अंकुश क्या पूछा. भैया अलॉटमेंट मांगे, एप्लीकेशन मांगे, फर्स्ट कॉल मांगे, रुक गए, फाइनल नहीं मांगे. यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं. एकदम सही. बैलेंस शीट लास्ट 31 मार्च को जैसे क्लास 11 में बनाते थे, तो मतलब मोस्टली अज्यूम करके कि बाद में सब मांगने के बाद ही सवाल में लिखा रहता है ना, द फाइनल कॉल इज येट टू बी कॉल्ड. पैसा ठीक है, तब कुछ नहीं आएगा. इसमें कुछ नहीं आएगा. भैया अगर कॉल इन एडवांस होगा तो क्या होगा? मैम कॉल इन एडवांस का ना अलग घर है. ये रहा, कहाँ गया, ये रहा कॉल्स इन एडवांस. देवांशी ना एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही है सबकॉन्शियसली. कॉल्स इन एडवांस को शेयर कैपिटल में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? मालिक ही नहीं बनाए, हम तो मांगे नहीं थे, तुम पैसा दे दिए. करेंट ओहो एरो का गलती हो गया, सॉरी. कदर अदर करेंट में जाएगा. एक्सट्रीमली सॉरी. और कोई अजम्पशन करते कि अगर अमाउंट मेंशन नहीं है, तो जैसे इक्विटी शेयर का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जैसे 10 रुपया और प्रेफरेंस 100. बुझा रहा है इधर क्या जाएगा. तुम ना ऐसे मत पढ़ो कि एग्जाम में क्या लिखना है, तुम समझो कि तुमको क्या समझना है. इन शेयर होल्डर से और पैसा नहीं आएगा. जैसे आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स, ओके, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. मतलब ISC CBSE का ये फेवरेट क्वेश्चन है. आई गेस इट हैज समथिंग टू डू विद दैट बचपन का थ्रिल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल. तो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. नहीं, कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल प्रॉफिट. कभी कभी होता है कि आप शेयर जब्त करते हो और 10 रुपये से ज़्यादा आ जाता है. कभी कभी होता है कि आप कंपनी को सस्ते में खरीदते हो तो कैपिटल रिजर्व आता है. इट्स अ प्रॉपर रिजर्व. बट डू यू नो व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? समटाइम्स वी डोंट आस्क ऑल द मनी फ्रॉम द प्रमोटर डायरेक्टर्स, द शेयर होल्डर्स. हम 8 ही मांगेंगे वारिजा से. ओनर है वो, शी इज फ्लोटिंग द कंपनी, चालू कर रही है. पता है 2 रुपया बाद के लिए रख देते हैं कि अगर कभी लिक्विडेशन करना पड़े तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इन शेयर होल्डर्स से हम 2 रुपया लास्ट में मांगेंगे. दैट अनकॉल्ड कैपिटल दैट ओनली विल बी कॉल्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फ्रॉम द प्रमोटर डायरेक्टर्स इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट दिस शुड नॉट कम इन द बैलेंस शीट एज इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी? तो रहेगा 8 रुपये पे. नहीं, 2 रुपया बाकी है सारा. मालिक भी 8 का, पैसा भी 8 रुपया मिला. ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम 10 का मालिक 8 रुपया दो, ना ना, 8 का मालिक 8 रुपया दो. कंपनी का पर्सपेक्टिव सोचिए. कंपनी को जब लोन लेना बाकी है, इज शेयर कैपिटल अ लोन? इन अ वे, think from perspective of company. You are investing in me. What do I treat you as? The biggest heading, man. देखिए ना, equities and liabilities का पहला आइटम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. दुनिया का सबसे बड़ा लाइबिलिटी ओनर है, सबसे पहला लाइबिलिटी. नहीं सर, कैसे? आप मांगे ही नहीं पैसा. सोच कर देखो, अगर आप कैपिटल बनाए ही नहीं हो 10 का, 2 शेयर कैपिटल 8 पे रहे हो, तो कैसे का ओनर बनेगा? वो ओनर 10 का, पर आज वो ओनर नहीं है. नहीं है लाइबिलिटी, मैं मान रहा हूं मैम, कंटिंजेंट है. डू यू रिमेंबर कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्लास 11 में? हाँ, आप मेरे पे केस कर दिए, सो आई हैव टू पे यू मनी. अगर मैं हार गया, विल आई ऑलवेज लूज? जीत भी तो सकता हूं. अगर हारूंगा तो दूंगा. अगर कॉल किया 2 रुपया, अगर लिक्विडेशन हुआ तो कंपनी 2 रुपया का लोन लेगा मालिक से. मैम जब्त करना होगा ना पहले तो.
और मालिक का शेयर कभी जनरली प्रमोटर का जब्त नहीं होता, वो एक बार में 8 रुपया दे चुका है। अगर आप जब्त कर दिए, हो सकता है नहीं दिया हो, तो फिर मैम तो जब्त होने के बाद मैटर क्या करता है, आप फुल्ली कॉल कर रहे हो कि नहीं, वो तो आपको सवाल में बता ही देता है। 8 कॉल्ड फॉर 9, 10 कॉल्ड फॉर 11, फुल्ली कॉल्ड फॉर 8। सॉरी, बैलेंस शीट के नीचे आता है कंटिजेंट लायबिलिटी। कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट पे नहीं आती। जो सौरा बोल रही है काहे का लायबिलिटी, तो रिजर्व कैपिटल नोट में आएगा जी, नीचे। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में। सर जैसे अगर हुआ रिजर्व कैपिटल 8 का ओनर है और अगर वो अपना शेयर्स बेच दिया किसी को, वो भी 8 का ही मालिक बनेगा। 8 का ही बेचा, जितना मेरे पास है हम उतना ही दे पाएंगे ना यार, तो बचा हुआ जो 2 है वो देगा। जिसको बेचा उसे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में बताइए हिंदी में अगर बोलना पड़े, यहाँ कौन जाते हैं? यहाँ वो लोग जाते हैं जिन ओनर से और पैसा नहीं मांगा जा सकता और वो ना देंगे। सारा पैसा जितना उनसे मांगा जा सकता था मांग लिया गया है और वो सारा पैसा दे चुके हैं। ये है बेस्ट लोग। पर नीचे आते हैं घटिया लोग। आ रहे हैं दीदी, लेस कॉल सोच सही जा रही है आप लोग की। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, मतलब एग्जाम्पल याद है, सुहानी के 10,000 शेयर थे, 90,000 को मैं कैसे लिखूंगा देखो, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच इज इक्वल टू 9 लाख। एक्सेप्टेबल? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में क्या जाएगा, 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। पता है 3 रुपया नहीं दी है सुहानी, उसका नाम क्या था? जो पैसा ओनर नहीं देता है उसका नाम क्या था? कॉल्स इन अरियर, लेस कॉल्स इन अरियर, 10,000 इंटू 3, तो इसका मतलब ये गया 1 लाख लेस 30,000, ये हो गया 70,000। बैलेंस शीट में जाएगा 9,70,000 शेयर कैपिटल के नोट पर। बस चुपके से यहाँ 9,70,000 लिख दोगे, जा बेटा 9,70,000 का ब्रेकअप चाहिए, ये रहा। सॉरी 970 लिखे ना, 9 लाख का फुल्ली पेड था, 1 लाख के शेयर होल्डर डिफॉल्टर थे, तो मालिक एक्चुअली में कितने के हैं? 1 लाख के हैं। तुमसे मैं 1 लाख मांगा, तुमने 30 नहीं दिया, तुम ओनर कितने के हुए? 70 के हुए ना। सोचिए मैंने मांगा 1 लाख पूरा, ठीक है, सबसे, सब ने दिए, पर मैंने मांगे ही 7 रुपए, मैंने मांगे ही 7 रुपए, तो कौन सी कैटेगरी में जाए? और सब ने दे दिए, तब भी नॉट फुल्ली पेड में जाएगा, कुछ कॉल इन अरियर नहीं होगा। जो हम लोग पर इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे, वो किस पे डिपेंडेंट है? डिफॉल्ट है कि नहीं है? इससे बेटर आंसर क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इनसे और पैसा आने का है, हाँ 30,000 आने का है कि नहीं है? नॉट फुल्ली पेड। इनसे और पैसा आने का है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अच्छा मांगे ही 1 लाख इंटू 7, कोई कॉल इन अरियर नहीं है, पर क्या इनसे 3 रुपए आने का है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। एग्जैक्टली ऐसे। लिख देंगे बस कॉल इन अरियर नहीं आएगा। अच्छा सेकंड केस, 1 लाख एट द रेट ऑफ 7 रुपीज ईच, बस खत्म बात। क्यों? कैपिटल तो 7 का ही क्रिएट किए हो ना, जो मैं उसको समझा रहा था। कॉल करने का मतलब ही याद कर क्या था? मालिक बनाना। रिसीविंग एंट्री तो नाम की है, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल। मालिक की एंट्री तो ड्यू में होती है, शेयर कैपिटल क्रेडिट तो ड्यू एंट्री में आता है। समझ पा रहे? तो पहले बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वो रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें कोई काम ही नहीं है प्रीमियम का, सब कुछ कैपिटल टू कैपिटल। अगर कॉल इन अरियर भी है टुवर्ड्स कैपिटल ही रखना है। सपोज 3 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम, लेस कॉल इन अरियर जो करोगे खाली 3 रुपया ही करोगे, या ओनर कितने का है? प्लस प्रीमियम का कि सिर्फ कैपिटल का? तो लेस भी कॉल इन अरियर कैपिटल का ही करोगे। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? 10+2 का शेयर है, आदमी 3+2 नहीं दिया है, सो सिर्फ 3 ही लेस करोगे ना यार भैया, बाकी का 2
प्रीमियम से लेस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, उसमें लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम लेस कॉल्स इन अरियर। वही तो कॉल इन अरियर है। प्रीमियम मिल जाए सौरा तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, भूल जाते हैं हम लोग। कितना नोट बनाना पड़ेगा? सम पे डिपेंड करता है सर। कभी कभी सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट देता है, कभी कभी शेयर होल्डर्स फंड बोलता है, कभी कभी बोलता है शेयर होल्डर्स फंड, अदर करेंट लाइबिलिटी एंड बैंक। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट, सबका अलग अलग नोट है। उसका भी सबका फॉर्मेट तो नहीं है, मेन फॉर्मेट इसका है, बाकी तो प्लस माइनस है। नहीं, जैसे कोसा में भी तो जैसे इसमें सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। रिजर्व सरप्लस में क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस इन पीएल, बस, और कुछ नहीं है। हाँ, वो asset वाला 90,000 वाला जो है और जो 10,000 वाला है वो तो अलग हो गया। सॉरी, फिर से बोलिए। जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में 90,000 है वो कोई अलग है, और जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में 10,000 है वो कोई अलग है। 90,000 अलग है और 10,000 अलग है। 90,000 में डिफॉल्टर नहीं है देवांशी। 90,000 इज एवरीबडी हु हैज बीन आस्क्ड फॉर फुल्ली हैज पेड फुल्ली। 10,000 इज वी आस्क्ड फुल्ली बट वी डिडंट रिसीव फुल्ली। तो वापस से कंक्लूड करिए, यहां कौन जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सौरा, इन योर ओन वर्ड्स, who are the people who are shown under the heading of subscribed and fully paid? Subscribed, fully paid, the owners who cannot be asked for more money. The owners who cannot be asked for more monies. That means that you have asked fully, received fully. So मैम सोच कर देखिए, इसमें रीइशूड शेयर भी चले जाएंगे if they are fully paid, if they are fully called। 8 रुपीज़ फुल्ली पेड, क्या इनसे और पैसे आते हैं कि बैंक SF टू SC करके पूरा मालिक बना दे तो 10 रुपये का, तो इधर चले जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने बोला है युग आंसर करना, तेरा इसमें दिक्कत था, रीइशूड 500 शेयर्स एट 7 फॉर 8 पेड अप, वो तो ठीक है। मालिक कितने का बना है? फिर से सुन, रीइशूड एट 7 फॉर 8 पेड अप। फॉर 8 तो अमाउंट है जो मिल रहा है, सोच के आराम से। 8 पेड अप, अच्छा पेड अप होल्ड अप ऐसे, हाँ। तो 8 का वो, 8 का ओनर है, हाँ। बैंक में 7 है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, प्रीमियम नहीं है। पर जैसे वो था पहले 4 के बाद जो आता था वो पर बगल में लिख देना 7 पेड अप, 8 पेड अप। पेड अप मतलब मालिक, याद कर। रीइश्यूड एट 7 से 8 पेड अप, 8 पेड अप मतलब 8 का ओनर। तो हैव यू मेड 10 का ओनर कि बाकी है ओनर बनना? तो क्या फुल्ली पेड कि नॉट फुल्ली पेड? नॉट फुल्ली पेड। इट गोज इनटू दैट कैटेगरी। समझ में आ रहा है? हमको बताइए ना विदिशा, क्या दिक्कत है? 80 पेड अप मतलब 80 का मालिक, 490 मतलब बैंक में गया 90 रुपया। जिसके आगे, हाँ, जिसके आगे पीछे पेड अप लिखा है उतने का मालिक है। समझ पा रहे? क्लियर है? अब इसमें झमेला क्या आएगा, गैस करिए। सुहानी के शेयर जब्त होंगे। अभी तक क्या था बताइए? डिफॉल्टर, नो फॉर फीचर। पर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, क्लियरली एकदम समझिएगा। विल सुहानी बी स्टिल अ शेयर होल्डर व्हेन आई विल फॉरफिट हर शेयर्स? कट जाएगा ये। नहीं सर, तो काटिंग ऐसी, नहीं लिखेंगे ही नहीं यार ना। आप सीख रहे हैं ना, अभी तो एग्जाम्पल्स है। तो मतलब पहले सम बनाना पड़ेगा फिर बैलेंस शीट। ये तो सर, ये तो ऑब्वियस बात हो गया ना। एक बार सोच, जैसे बैलेंस शीट बनाना, जस्ट रीथिंक व्हाट यू जस्ट सेड। बैलेंस शीट बनाने का बस जैसे क्वेश्चन में रहता है। सर सवाल में ना इस बार सुनना, इस बार ट्रायल बैलेंस नहीं देगा। बात समझो क्यों उसका सवाल ये था। उसको लगा बैलेंस शीट देगा तो ट्रायल बैलेंस दे देगा, ट्रायल बैलेंस से छापना है जैसे बैलेंस शीट बनाते थे। नहीं सर, नॉर्मल सम जर्नल का ए लिमिटेड इशूड एप्लीकेशंस फॉर इतना प्रोराटा कैटेगरी 3, ए बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ही वाज फॉरफिटेड एंड रीइशूड। बी हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी, पूरा जर्नल सेम टू सेम। बोलेगा जर्नल नहीं चाहिए। इसी सम का आप क्या बैलेंस शीट बना के दे पाओगे? ये कहानी है। सम बनाना ही पड़ेगा। मतलब जब forfeit हो रहा है तब कॉल इन अरियर बच ही नहीं रहा है। कॉल इन अरियर भी नहीं बच रहा है और शेयर कैपिटल भी नहीं बच रहा है।
आ रहे हैं उस पर, एक सेकेंड रुकना, ये गए तो उस पर सर एक सवाल पूछ रहे हैं, एंट्री देखिए एक बार बोर्ड पे, SC अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब ये गया, बाय बाय। SC डेबिट मतलब नो लॉन्गर है शेयर होल्डर। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर एक एसेट था सॉर्ट ऑफ, गया, बाय बाय। और एक नया अकाउंट क्रिएट करते थे आप, अभी नहीं, शेयर फॉर फीचर, यहां पर ऐड करेंगे, ऐड शेयर फॉर फीचर, मतलब समझिए, हाँ ये इसके बाद उसके नीचे सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अगर रहा टोटल करने के बाद नीचे, इसमें जाएगा क्या पहले समझो, नहीं इसमें जाएगा वो पैसा जो आपको मिला है, जो आप जब्त किए हैं। आप कितना रुपया जब्त किए, 10 मांगे थे, 3 नहीं दिया, 7 दिया, कितना जब्त किए, कितना फॉरफिट किए हैं, 7 इंटू 10,000 शेयर, 70,000 शेयर, यहाँ 70,000 रुपये यहाँ चला जाएगा। ब्रिलियंस देख रहे हैं, आज भी बैलेंस शीट का टोटल 970 ही दिखाएंगे, पर ये 9 लाख वाले 1 लाख वाले शेयर होल्डर को हम बाई बोल दिए हैं, ये मेरा शेयर होल्डर नहीं है। अब इससे जो पैसा मिला था वो किसका है, इनका है। अब इसीलिए लास्ट में ऐड कर दिया ऐड शेयर फॉर फीचर। पर याद रखिए, एक सेकेंड याद रखिए, यहां कौन जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स बट नॉट री इशूड। क्योंकि देखिए जैसे ही आप जब्त किए, SF को कहां ले जाते हो, याद करो, शेयर फॉर फीचर करने के बाद जब री इशू करते हो, SF को क्या करते हो, उसके बाद कहां लेके जाते हो, फिर कैपिटल रिजर्व जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहां पर कौन सा SF जाएगा, जो री इशू नहीं हुआ। अब समझो क्यों बता रहा हूं, 500 शेयर अमर के, 600 शेयर गोपाल के, अमर के 400 री इशू होते हैं और उसके 300, हाफ ऑफ हिज शेयर एंड 300 ऑफ हिज शेयर, किए उस हवाले से, हाँ या ना, ऑल ऑफ हिज शेयर एंड बाकी ऑफ हिज शेयर। तो कुछ अन री इशूड शेयर रह जाते हैं जो आप जब्त करते हो, ये वो है सर। व्हाट इड बंद कर दें क्या, हाँ, व्हाट इज एड शेयर फॉर फीचर वैल्यू, दोज फॉरफिटेड शेयर्स जिस पे पैसा मिला, हु हैव नॉट बीन री इशूड। हटा दो इसको, यहां कुछ नहीं होगा मैम, ऊपर चले जाएंगे तो मालिक बन गए। एक बार फिर से सुनिए क्या पूछी, सारा री इशू हो गया, सारा री इशू हो गया। तो पहले तो आयना में जवाब दीजिए, मालिक वापिस आ गए, सुहानी के शेयर प्राची को मिल गए, इसमें 10,000 ऐड हो जाएगा, ये 1 लाख @10 ईच वापिस हो जाएगा, और फुल्ली पेड है, 10 पे 10 सिक्का था, मान लीजिए। तो ये तो पूरा 1 लाख इंटू 10 हो गया। और जो SF का बैलेंस था वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आफ्टर रिमूविंग द डिस्काउंट, तो यहाँ चला रहेगा ही नहीं सर कुछ। मजेदार सम बनाने के लिए क्या होगा पता है, गेस करो, एक बार सोचो, अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, स्टूडेंट के, आप बोले ना पूरा सम बनाना पड़ेगा, कहानी सुनो, 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए करके पूरे कॉल हुए, विदिशा के पास 5,000 शेयर, वंशिका के पास 6,000 शेयर, और मान लीजिए भव्या के पास 7,000 शेयर। तीनों जब्त हुए, तीनों रीइशू हुए एट अ डिस्काउंट प्रीमियम, फैना तैना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, 1 लाख इंटू 10, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना। बच्चा बोल रहा नहीं हमको बैंक टू शेयर ऐप लगेगा, क्यों, जब इशू किए थे कितने शेयर होल्डर थे, 1 लाख, डिफॉल्टर्स कितने थे, 5, 6, 7, क्या ये डिफॉल्टर आज हैं कि जब्त हो चुके हैं, सारे जब्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे जब्त हो चुके हैं, तो सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड में कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं सर, आपको बैलेंस शीट दिखाना है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में कोई जाएगा क्या कि सारे जब्त हो गए हैं। अब ऐड शेयर फॉर फीचर में रहेगा कब, अगर ये री इशू ना हो, अगर री इशू हो जाए तो वापस उसी में ऐड हो जाएंगे। तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टुडे एट द रेट ऑफ 10 ईच। स्टूडेंट के लिए ये सब मस्त है, ऑल फॉरफिटेड ऑल री इशूड। रियल मजा कब है जानते हैं, एज ए टीचर, वंशिका, विदिशा और भव्या में वंशिका के शेयर्स जब्त नहीं होंगे, इन दोनों के जब्त होंगे, जिसमें से खाली वंशिका के शेयर री इशू किए जाएंगे, सॉरी नहीं विदिशा के, सॉरी
फिर से 1 लाख शेयर है तो 3 डिफॉल्टर थे, विदिशा, वंशिका, भव्या। मैम के शेयर, वंशिका के शेयर जब्त नहीं हुए, इनको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप? नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो जब्त ही नहीं हुए तो शेयर होल्डर हैं आज। इन दोनों का कोई शेयर होल्डर का स्टेटस है? नहीं, तो ये गए। दोनों अगर अनरीइश्यूड रहते तो ऐड शेयर फॉर फीचर में रहते। इसमें से विदिशा के शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में ट्रांसफर हो जाएंगे 5,000 ईच। और भव्या का शेयर शेयर फॉर फीचर में पड़ा रहेगा। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सम है। रीइश्यू अगर करेंगे तो मतलब जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। जी सर। तो मतलब उसको हटा देंगे। हाँ, यहाँ से हटा दीजिए। अभी तक रिजर्व बना नहीं है। गेनी तो ऐड कर ही नहीं ना। मालिक को बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा लगाया लाख रुपया पर तुम ओनर बन गए 1/10 के। नहीं, शेयर कैपिटल का पार्ट है। नीचे खत्म करने के बाद ऐड शेयर फॉर फीचर। नहीं, वही पूछ रहा है। नॉट फुल्ली पेड में नहीं डाल रहे वत्सल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड टोटल आया। अब नीचे लास्ट में ऐड शेयर फॉर फीचर। इट इज नॉट बीइंग एडेड टू सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, इट इज बीइंग एडेड टू शेयर कैपिटल। ना, एक ही बार आएगा। तो शेयर फॉर फीचर वो वाला अमाउंट होगा जो रीइश्यू नहीं हुआ है, फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। और जो रीइश्यू हो जाता तो कैपिटल रिजर्व, SF to CR, तो जो अमाउंट सपोज विदिशा का शेयर रीइश्यू होगा, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड। तो वो 5,000 ऊपर वापस चला जी सर, अभी कराएंगे हम आपको सम बुक जाएगा। से। अगर डिस्काउंट पे रहा तो भी मालिक कितने का बनाते हो? पैसा तो नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ? ओनरशिप टू शेयर कैपिटल कितना है? 5,000 इंटू 10। डिस्काउंट तो SF से निकाल रहे हो, पूरा नहीं किए तो नॉट फुल्ली पेड। डोंट लर्न कि क्या, बस जस्ट अंडरस्टैंड कौन सी चीज कहां जाती है। 150 सम है यार, 150 की बैलेंस शीट बनेगी और सब में अलग बनेगी। लॉजिक क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कौन जाएंगे? जिनसे और पैसा नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में कौन जाएगा? जिनसे पैसा आने वाला है। 2 लोग हो सकते हैं, या तो डिफॉल्टर हैं या तो मांगे ही नहीं है। ऐड शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा? जो जब्त हुए, रीइश्यू नहीं हुए, उनके कितने पैसे मिले थे। बोल रहा है कि मतलब ये कब हट जाएंगे? ऐड शेयर फॉर फीचर कब हट जाएंगे? जब रीइश्यू हो जाएंगे तो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, या तो फुल्ली पेड पे या तो नॉट फुल्ली पेड में। जैसे वो पूछा भैया 7 कॉल्ड अप में रीइश्यू हुआ है, देखे तो सवाल ऐसा। अभी बोली ना वो 80 कॉल्ड अप फॉर 90, बैंक में तो 90 जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा? तो मालिक कितने का बनाए हो? तो 20 आने का बाकी है ना, तो नॉट फुल्ली पेड। अगर वो डिफॉल्टर है जो जब्त नहीं हुआ। 3 सिचुएशन समझो। कॉल इन अरियर लेस करने का स्थिति कब आएगा? जब फॉरफिटेड है कि जब नॉट फॉरफिटेड है डिफॉल्टर? जब फॉरफिट है तो काहे का कॉल इन अरियर? तुम तो 2 कॉल इन अरियर करके हटा ही दिए, ओनर ही नहीं है भाई ये तो। आप बोले ना जैसे पूरा सम बनाना पड़ेगा। जो सवाल आप उठाएंगे मैक्सिमम 5 मिनट में उसका बैलेंस शीट बना सकते हैं, 5 मिनट में, बिना कोई जर्नल पास किए। इतना सिंपल है। अगर हर एक नंबर को आप समझे कौन सा चीज कहां जाता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कहां जाता है? मतलब क्या जाता है रादर, आई एम सॉरी, जब नहीं, जब पूरा कॉल हो उतना आ जाता है, चाहे इशू के टाइम पर हो कि री इशू के टाइम पर हो। अगर फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है, मांगे पूरा मिला पूरा, री इशू इशू दोनों पे, वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में 2 सिनेरियो है, तुम मांगे ही नहीं पूरा, या मांगे पूरा या नहीं मांगे पूरा और डिफॉल्ट हो गया, पर वो जब्त नहीं हुआ। पर वो जब्त नहीं हुआ क्योंकि देखो अगर वो डिफॉल्टर जब्त हो गया तब वो नॉट फुल्ली पेड नहीं है, वो शेयर होल्डर ही नहीं है। अब वो जब्त हुआ है, उसकी भी 2 संभावनाएं हैं, या तो रीइश्यू आया तो नहीं हुआ है। अगर तो रीइश्यू नहीं हुआ है तो ऐड शेयर फॉर फीचर पे नाचेगा वो नीचे, और अगर वो रीइश्यू हो गया है तो SF to CR ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और वो नए शेयर जो है वो फुल्ली पेड या नॉट फुल्ली पेड पे डिपेंडिंग किस अमाउंट पे रीइश्यू किए गए हैं वो उधर मालिक वापस बनेंगे। और एक और बात की जो रीइश्यू का एंट्री रहता है, जैसे उसमें शेयर फॉरफीचर का डिपेंड करता है डिस्काउंट के ऊपर। सही बात है। शेयर फॉरफीचर जितना हम क्रेडिट करते हैं पहले में, तो डेबिट तो अलग अमाउंट से करते हैं। उसी से तो फिर आप SF to CR निकालते हैं ना सर। हाँ, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है
जो SF to CR करते हैं वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जो नहीं मतलब जो डिस्काउंट वो तो ऑलरेडी माइनस हो गया, क्रेडिट में था SF। व्हाट इज द फॉरफीचर एंट्री युग? फॉरफीचर एंट्री शेयर कैपिटल टू SF, और रीइश्यू में SF फिर डेबिट मार दिया तुम, और फिर SF फिर डेबिट मार दिया SF टू CR में, हट ही गया पूरा कैसे हट जाता? सब सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम का इस अकाउंट से कोई लेन देन ही नहीं है। नया नोट्स नहीं खुलेंगे, उसके लिए सेकंड नोट बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ये देख रहे हैं? तो वो बनाना पड़ेगा। सवाल पे डिपेंड करता है। 99% सम बोर्ड में, स्कूल में, टेक्स्ट में हमसे शेयर कैपिटल का नोट मांगता है। बट बैलेंस शीट में अगर नोट नंबर देंगे तो 2 दे देंगे ना। हाँ 100% और हर मतलब नोट का अलग नंबर, वर्किंग नोट होगा। तो मतलब जैसे ये 1 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 बन जाएगा, तो उसके अदर करंट लायबिलिटी 3 बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स 4 बन जाएंगे। और बैलेंस शीट में डिपिक्ट मतलब अमाउंट कैसे करेंगे? टोटल जो आया ये लिख दिए, बोल जाओ 1 पे जाओ, 1 का 8 देरा ब्रेकअप, ठीक है, 1 पे डायरेक्ट वैसे पुट किए, उसके बाद सेकंड वाले के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख के अमाउंट 6 लाख रुपया। अब 6 लाख में कितना जनरल रिजर्व है, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इसमें कुछ बैलेंस नहीं करवाना पड़ता। नहीं वो उसका बस ऐसे लिखना होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख, टोटल 6 लाख। नहीं जैसे वो वाला जो मेन बैलेंस शीट है उसमें भी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना पड़ता होगा पर कौन सा समझे? ये ना बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, तो एक्सट्रैक्ट कभी मैच नहीं कर पाएगा। यू आर नॉट मेकिंग द फुल बैलेंस शीट, यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन। टेल मी फ्रॉम वेयर वुड यू मेक द बैलेंस शीट? व्हेन यू डिड फाइनल अकाउंट्स, व्हाट वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू? नो सर, ट्रायल बैलेंस। So double entry bookkeeping was already made and you just had to post. C+L is equal to A का सारा इन्फॉर्मेशन था, तो बैलेंस शीट मैच करा सकते थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, शेयर्स के। ना इन्होंने आपको बोला है कि कौन सा कितना लोन है, कितना टेंजिबल एसेट है, कितना करंट एसेट है, क्या कैश है, क्या बैंक है, क्या डेटर है, क्या स्टॉक, कुछ नहीं बताया। हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम शेयर कैपिटल का नोट बना रहे हैं। ऑब्वियसली, मतलब उसके लिए तो ट्रायल देना होगा ना उनको, बिना ट्रायल के कैसे करेंगे आप? हाँ हाँ, मतलब C+L इज इक्वल टू योर होल ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री बुक कीपिंग, जितना बैंक में जाएगा वो सेम ही अमाउंट होगा। तो ये बस शेयर कैपिटल का अपना सिर्फ शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना होता है कभी कभी। और ये मतलब ये जो बैलेंस शीट ऊपर जो बनता है वो शेयर्स का है बस। सिर्फ शेयर चैप्टर है ना, इशू ऑफ शेयर्स, उसका बैलेंस शीट। एक अलग चैप्टर है शेड्यूल 3, हम बोल रहे हैं बार बार, उसमें आप पूरा बैलेंस शीट सीखेंगे। यहां पर क्या बनाना है? मात्र शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट डिस्क्लोजर। समझ पा रहे हैं? तो शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट डिस्क्लोजर क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी फॉर कॉल्स इन एडवांस, उसके अलावा कुछ नहीं। बुक लाए हैं? बुक तो छपा नहीं आप लोग का, शायद दीजिए ना जल्दी जल्दी जल्दी, 15 मिनट है, 15। छोड़िए, नहीं मिल रहा है तो हम अपना बुक से दे देते हैं। अरे आज बहुत मजेदार क्लास है इको का। जल्दी से 35 का फोटो भेज दीजिए, एकदम छोटू सा बेसिक सा सम। फ्रिज में पानी नहीं है? क्या बोल रहा है? राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखो, रखना भूल गई होगी दीदी किचन में। ठीक है, खाली है? क्या पूछना है? पूछिए। सोल्यूशन अभी मत भेजिए,
क्या वो शर्मा क्यों रहे हैं, पूछिए ना, बोलना प्रियम, तुम बोल, वो तो शर्मा रही है। हाँ दीदी है रूम में, देख उधर एक बार। भेजे पता नहीं। हाँ एक सेकंड रुक, यहाँ पे पानी है कि वो भी खाली है? हम अभी बोल रहे हैं उनको भरने के लिए, रुक जाओ। चलिए ओए जल्दी से एक छोटू सा सम बनाते हैं, बताइए क्या कहानी है भव्या, फटाफट जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज, बात करिए। 50,000 शेयर्स है, क्या हुआ सारा, हमको नहीं बताते हैं आप कुछ भी, क्या हमको दोनों में जाएगा। जो गेन है एसएफ का वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जितने के ओनर बनाए हो आप 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, वो फुल्ली पेड में चला जाएगा। तो 50,000 शेयर इशूड थे, फिर Due amount was received except from 1,000 shares, of which rupees 6 per share was received. 6 मिला था, 4 नहीं मिला था, These 1,000 shares were forfeited. जब्त भी हो गए। पहले तो बताइए नॉट फुल्ली पेड का कैटेगरी होगा, जब्त हो गए तो कहेगा नॉट फुल्ली पेड। अच्छा आप बताइए ऐड रीइशू हो रहा है क्या, कितना हो रहा है सारे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 300 शेयर का 6 रुपया शेयर फॉर फीचर में पड़ा रहना चाहिए। जब ये मेंटली होने लग जाए समझ लो शेयर हो रहा है। फिर 700 shares were issued for rupees 8 each fully paid. चलिए तो मैं और सारा बात करेंगे। सारा ओरिजिनल शेयर्स कितने थे? 50,000। कितनों को बाय बाय किया आपने? नहीं 1000। तो हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर लेफ्ट? 49,000। हाउ मेनी केम बैक? तो दे केम बैक। So what's your total number of shares active today? And none of them are defaulters because the 700 shares are also issued at fully paid. So subscribed and fully paid में कितना जाएगा? Subscribed and fully paid कितना? At the rate of 10 each. मैम subscribed and not fully paid में कुछ क्यों नहीं जा रहा है? बताइए क्या हुआ है? वो भी छोड़िए, डिफॉल्टर को जब्त कर लिए भैया आप। नॉट फुल्ली पेड में कौन जाते हैं? डिफॉल्टर्स। क्या आज डिफॉल्टर कोई जिंदा है कि सब जा चुके हैं? आपने सारे नहीं, डिफॉल्टर नहीं है वो पूरा जब्त हुआ है, रीइशू नहीं हुआ है। क्या आपका कोई डिफॉल्टर बचा हुआ है कि सारे डिफॉल्टर को आपने जब्त किया है? तो आपका नॉट फुल्ली पेड का कैटेगरी में कोई नहीं है, पर आपके पास ऐड शेयर फॉर फीचर पड़ा रहेगा। 300 शेयर पर 6 रुपए, 1000 शेयर थे, इसके नीचे 1000 शेयर थे, 700 रीइश्यू हुए, तो 300 रह गए। फॉरफिटेड बट अनरीइश्यूड शेयर्स, याद रखिए फॉरफिटेड बट अनरीइश्यूड शेयर्स पे पैसा कितना मिला? 4 में नहीं मिला था तो 6 मिला होगा। जो आप जब्त किए थे वो क्यों जब्त किए थे? 6 मिला, 4 नहीं मिला। क्यों जब्त करते हैं किसी को हम लोग? तो 6 मिल गया तो कितना नहीं मिला, तो 300 into 6 दिया, एड शेयर फॉर फीचर में पड़ा रहेगा 1800 रुपया। ये हो गया आपका पहला सम। बैलेंस शीट टोटल 700 शेयर पे थे हम लोग रीशूट, वो सब, हाँ वो सब हम नहीं लिखे, तो भी आप लिखेंगे XXX नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज XX ईच। इशूड शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड तो है ही नहीं। कितने शेयर अनरीइश्यूड रहे और उन पे कितने रुपए मिले थे? देखिए आंसर चेक करें, बुक में होगा। Share capital was only there, share capital.
आप पूरा ब्रेकअप बताएं ना, पहले ऑथराइज दिया होगा डैश डैश नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश डैश ईच, फिर होगा इशूड शेयर कैपिटल 50,000 into 10 each, Subscribed capital 4,97,000. 49,700 at the rate of 10 each, 4,98,800. और ऐड शेयर फॉर फ्यूचर और उसमें 1,800 हाँ add होके 1,800 ऐड होके टोटल कितना आएगा? 4,98,800. उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 2,800. नोट्स में वो हम लोग निकाले नहीं है। कौन सा वाला? फिर से टोटल शेयर होल्डर्स कितने थे एक्टिव? नहीं, पहले सवाल नहीं पड़ेगा, आंसर नहीं कर पाएगा। कितने शेयर होल्डर? 50,000। जब्त कितने हुए? तो कितने जीवित हैं? क्या उसमें से कोई वापिस आए? तो आज जीवित शेयर होल्डर कितने हैं? और सबसे पैसे मांग चुके हो, सब फुल्ली पेड में, तो 49,700 into 10। क्या कोई ऐसे शेयर होल्डर हैं जो जब्त हुए पर रीइशू नहीं हुए? 300 शेयर पे, उन पे कितने रुपए मिले थे? पूरे मिले थे तो जब्त क्यों किए? 6 मिले थे, तो 300 into 6। बस ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। आप निकाले हैं ना SF to CR का अमाउंट? हाँ, वो उसके बिना निकाले नहीं होगा। मेंटली कर लोग ना। कितना दिया था? 6 दिया था, तो 6 दिया था, तो कितना का डिस्काउंट है? रीइशू पे कितने का डिस्काउंट है? 2 का। तो 6 मिला था, 2 का डिस्काउंट, 4 रुपया का नेट गेन 700 शेयर पे। कैपिटल रिजर्व सौरभ बता दीजिए 2,800 रुपया होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, वो एसेट है, वो एसेट वाला पार्ट। हाँ, किसका? किसका? कैपिटल वाला नहीं सर, 4,97,000 प्लस 1,800। हट, ये लाखों में या 1800 में है। 2 into 700 शेयर, 2 into क्यों? 4 का गेन है, 6 मिला था, 2 का डिस्काउंट है। 4 into 700, 700 शेयर्स को तो 8 रुपीस में इशू किया है ना, तो 2 रुपये डिस्काउंट दिए हैं, तो 6 रुपया मिला था, 2 का डिस्काउंट, नेट गेन कितना? हम लोगों ने 10 रुपए के शेयर्स को 8 रुपए में रीइशू किया, तो डिस्काउंट कितने का? डिस्काउंट 2 रुपए का। और क्या आपने जब जब्त किया था आपको कुछ मिला था? हाँ मिला था, कितना मिला था? 10 शेयर तो 6 रुपया मिला था, 2 रुपये ऑफ कर दिए, तो गेन कितने का हुआ? 4 कितने शेयर पे? ना, वो तो रीइशू ही नहीं हुए, वो रीइशू पे 700 तो 700 into 4, हो गए। वही तो करते थे SF to CR। ए भाई, पुराना चीज भूलोगे, नया चीज करने के टाइम पे तो कैसे चलेगा? SF to CR का एंट्री तो याद रखना होगा, नहीं समझे? SF to CR वाला एंट्री तो ऐसे ही करते थे, जर्नल कर लेना। मैं ये समझ में 49,700 कितने शेयर थे टोटल? 50,000 कितने जब्त हुए? जब हुए 1,000 कितने बचे? मतलब रीइशू हुए ना ना ना, बाढ़ में जाए रीइशू, वापिस कितने आ गए? रीइशू कितने हो गए? तो कितने शेयर होल्डर हुए? 49,700 इंटू 10, 4,97,000। 10 के ऊपर 700 शेयर्स पे तो 8 रुपए में मालिक कितने का बनाए थे? आपको मिला नहीं 10, बैंक SF to SC तो 10 किए थे, ओनर तो आप 10 ही का बनाए। कौन सा? हाँ, तो गेन है यार, अपना फायदा हो गया। जैसे 4,97,000 था, उसमें 1,800 ऐड हुआ और 498,800 आया और कैपिटल रिजर्व 2,800, तो ये आएगा 50,160। तो जैसे ही जब बाकी को भी रीइशू करोगे ना, डाल देना ट्रांसफर कर। जिस दिन ये 300 शेयर रीइशू हो गए, उनका भी SF to CR कर देना, यहाँ से हटा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना। बुझा रहा है? एसेट मतलब बैलेंसिंग अमाउंट रहना है। जी जी जी, मतलब ये 5 लाख जो इशू है उससे टैली करने का कोई नहीं। कोई चांस ही नहीं टैली हो। तो रिजर्व सरप्लस में नोट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं, खाली कैपिटल रिजर्व ही है। और एसेट लिखना जरूरी है। नहीं, बैलेंस शीट बनाए हम लोग एसेट बनाते ही नहीं, है ही नहीं, कोई डिफॉल्टर ही नहीं बचा। नॉट फुली पेड में कौन जाते हैं? क्योंकि उसमें होगा कोई डिफॉल्टर जो जब्त नहीं हुआ। कोई भी चीज खत्म होने के बाद ऐड शेयर फॉर फ्यूचर है।
तो अब इसमें नॉट फुल्ली पेड होता तो आप नॉट फुल्ली पेड के बाद ऐड शेयर फॉर फीचर करते। ये लास्ट लाइन है मैम, समझिए, एक होता है फुल्ली पेड, एक नॉट फुल्ली पेड। अगर सवाल में नॉट फुल्ली पेड नहीं है तो आप कहाँ ऐड करोगे? यहीं पर। और अगर नॉट फुल्ली पेड है तो पहले फुल्ली पेड फिर नॉट फुल्ली पेड, दोनों में ऐड ही होगा। वी आर ओनली मेकिंग एन एक्सट्रैक्ट। बना ले बैलेंसिंग फिगर बैंक। क्या एसेट आया? कैश ही तो आया। ओनली शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी में कैसे बनाएगा? तेरे पास और कहाँ है? बोरोइंग है, तेरा ट्रायल कहाँ है? फुल फ्लेजेड सम क्या होता है? हाँ, तो उसमें खाली क्या इंपैक्ट करेगा तेरे को? सिर्फ ये बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया, ना कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन आया, ना कोई करंट लाइबिलिटी आया। अगर हुआ तो डाल दीजिएगा। अगर कॉलेज इंट्रोडांस हुआ तो अदर करंट लाइबिलिटी बना के दिखाइए। तो उसका भी नोट बनाइए या फिर पूरा प्रॉपर बैलेंस? जो है वही लिखोगे ना। ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर बिल्स पेबल है, कैसे लिख दोगे? जो आप पहले लिखा है वही था ना full? हाँ, वो एक्सट्रैक्ट का full balance वो फुल बैलेंस शीट था। assets हाँ, अपने को फुल बैलेंस शीट नहीं बनाना है, अपने को खाली शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है, शेयर होल्डर्स फंड। चलेगा? 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। आज आईडी